आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और ठीक सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका एक औपचारिक भव्य स्वागत भी होने वाला है। राजघाट पर पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे पुतिन। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता आज होने वाली है। बायलैटरल टॉक्स, अगर इसे एक लैंग्वेज में कहा जाए तो पुतिन के कारोबारियों से मुलाकात होगी, व्यवसायियों से बातचीत होगी, उनसे मुलाकात होगी। कुल 25 समझौते, ऐसे 25 समझौतों पर साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ये मान लिया जाए कि इस दोस्ती को एक नया आयाम, एक नया स्तर मिलने वाला है। हालांकि इस दोस्ती की कुछ तस्वीरें कल ही शाम को सामने आ गई थी। किस तरीके से ये आगे बढ़ती हुई साझेदारी के साथ साथ न केवल भारत और रूस के रिश्ते व्यावसायिक या कूटनीतिक रिश्तों में तब्दील है, बल्कि एक बेहतर दोस्ती के तौर पर भी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब पुतिन का जो प्राइवेट जेट था, जो विमान था, वो लैंड किया पालाम एयरपोर्ट पर और उस दौरान पीएम मोदी उन्हें खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे। उन्होंने डिनर किया, साथ में एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी और पुतिन जो थे वो नजर आए। हालांकि ये दूसरा मौका है जब एक ही गाड़ी में पीएम मोदी और पुतिन एक साथ बैठते हुए ट्रैवल करते हुए नजर आए। हालांकि गर्मजोशी दोनों के हाव भाव में नजर आई, वो ऊर्जा दोनों महाशक्ति महान नेताओं के बीच में नजर आई और इसलिए तो महाशक्तियों का मिलन इसे कहा जा रहा है। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है और खास तौर पर पूरे विश्व भर की नजरें जो है वो भारत पर टिकी हैं, क्योंकि पुतिन भारत में मौजूद हैं और ऐसे में क्या क्या समझौते होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन समझौतों के पीछे के क्या मायने हैं या फिर कितनी आने वाले समय में इसको भारत और रूस के दोस्ती के नजरिए से देखा जाएगा, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देते हैं। पूर्णिमा नाजवी, नेता है रिपब्लिकन यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं दोनों का स्वागत करती हूं इस खास मौके पर। टीवी पर लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। टीपी त्यागी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर लेती हूँ, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? एक बड़ी डील होने वाली है, S-400 पर बात, S-500 पर बात, कुल मिलाकर समझ लिया जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत होगा। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उसको करेक्ट करूंगी। मैं पूर्णिमा जी का रुख कर लेती हूँ। पूर्णिमा जी, आवाज मिल रही है आपको? पूर्णिमा जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे लग रहा है शायद पूर्णिमा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। टीपी त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो देखिए, हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं जो इस पूरे समझौते से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें और क्या इसका मकसद है, क्या आने वाला समय में भारत जो है वो एक अगर हम डिफेंस क्षेत्र की बात करते हैं, रक्षा सहयोग की बात करते हैं, तो कितनी मजबूती भारत को आने वाले भविष्य में मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने पुतिन को बाकायदा गीता की कॉपी भी भेंट की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। गीता की शिक्षा दुनिया को प्रेरणा दे रही है, ये पीएम मोदी ने लिखते हुए इन तस्वीरों के साथ साझा किया है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उस आध्यात्म शक्ति को एक संदेश के तौर पर, एक भेंट के तौर पर भी दुनिया के सामने रखा। व्लादिमीर पुतिन को रूस में ट्रांसलेटेड गीता गिफ्ट की गई है। रूसी भाषा में ट्रांसलेटेड गीता गिफ्ट की उन्होंने बाकायदा भेंट की। और देखिए, कोई देख दिखावा नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई खर्चीला गिफ्ट नहीं, कोई एक्सपेंसिव नहीं, कोई महंगा तोहफा नहीं दिया, बल्कि एक रूसी भाषा में ट्रांसलेटेड गीता की कॉपी व्लादिमीर पुतिन को भेंट की। हालांकि उनको ये बहुत पसंद भी आई, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी हुए पीएम मोदी के द्वारा दी गई इस भेंट से, इस उपहार से, इस तोहफे से, क्योंकि ये एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को जीने का सार सिखाती है गीता। जब हम गीता की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, आप भारत में मौजूद हैं, तो भारत में आध्यात्म की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी की जड़ को बनाते हुए, इसी नींव को रखते हुए पीएम मोदी जो है वो नजर आए और ये भी संदेश दिया कि भारत जैसा है वैसा ही रहेगा। भारत की नींव, भारत की मजबूती, भारत की जड़
सनातन है, सनातन था और सनातन ही रहेगा और इसी के बलबूते भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि अलग अलग मंचों से आध्यात्म की बातें करते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं और वो संदेश भी देते हैं कि चाहे कितनी ही आधुनिकता क्यों ना आ जाए, अपनी जड़ यानी सनातन यानी अध्यात्म से जुड़े रहना और फिर आधुनिकता को अपनाना, यही आपको बल देता है, यही आपको प्रेरणा देता है। और इसका फिर से एक बड़ा संदेश इन तस्वीरों के जरिए पुतिन के साथ मुलाकात में दिया गया है। पूर्णिमा जी हमारे साथ, हमारी जो गेस्ट है वो एक बार फिर से कनेक्ट हो चुकी हैं। पूर्णिमा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 मिल रही। बहुत स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। और क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो हम सबके लिए ये बेहद ही खास दिन हो जाता है। किस तरीके से देखेंगी पुतिन का ये दौरा? 4 साल बाद वो भारत आ रहे हैं, भारत आए हुए हैं, आज बहुत सारे समझौते होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस डील को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मेरे हिसाब से अमेरिका जो है ना, ये मिसकैलकुलेट कर चुके हैं इंडिया को और मोदी को। मोदी वाज द ब्रिज, ही वाज द गेट टू इंडियंस एंड इंडियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे ट्रम्प के लिए सिर्फ नहीं कैंपेन, वोट नहीं किया और सपोर्ट नहीं किया, उनके लिए कैंपेन किया है और एक दो इनिशिएटिव शुरू किया था मैंने। आई एग्जिट बोल के एक था, इंडियन एग्जिटिंग द लेफ्ट एंड ऑल्सो हिंदूज एंड ट्रम्प, दो इनिशिएटिव शुरू किया था ट्रम्प को वोट करने के लिए। हमारी जो इंडियन अमेरिकन वोटिंग पॉपुलेशन है वो नेचुरली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, तो मैंने उनको ट्रम्प को वोट करवाने के लिए, रिपब्लिकन साइड में लाने के लिए काफी कोशिश किया है ना। वी एक्चुअली टिल्टेड द वोटिंग पैटर्न ऑल्सो। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पार्टी, हमारे ट्रम्प साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी मोदी साहब के साथ और इंडिया के साथ। यहाँ के जो विलिफिकेशन चल रहा था हिंदूज के ऊपर, दिस वाज वेरी वेरी कनिंग एक्चुअली। अभी भी वैसी भाषा उनकी होती है कि इंडियंस को यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए, इंडियन सारे स्कैमर्स है, फ्रॉडस्टर्स है, हम लोग काउ यूरिन ड्रिंकर्स है, हम लोग फिल्थी है, हम लोग डर्टी है, ऐसे भाषाएं हमें सुनने पड़ते रोज, वेदर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया एक्चुअली ब्रॉट इट आउट वेरी ओपनली। ऊपर से ट्रम्प के कैबिनेट के जो लोग हैं, पीटर नवारो, हावर्ड लटनिक, ऑल जिसे जैसे भाषा यूज किए इंडियंस के ऊपर, इंडिया के ऊपर, दिस बैकफायर्ड ब्रिलियंटली एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सिचुएशन उभर के आया है, ट्रम्प ने तो सिर्फ इंडिया के ऊपर ऐसे नहीं किया ना, सारे ग्लोबली सारे कंट्रीज के ऊपर ऐसे किया है। तो उनका जो एक अमेरिकन इंपेरियलिज्म जो था, अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म, हेजेमनी जो था, वो बाहर बाहर आ चुका है, एक्सपोज हो गए। तो ये आज का दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट और ट्रम्प ऑल्सो वाज इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट अनफॉर्चुनेटली। तो अमेरिकन के लिए अभी ये रियलिटी शॉक होने वाला है। हमारे जो मोदी साहब है, ये दिखाने के लिए, ये जो रशियन पुतिन साहब के साथ मिल रहे, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया एंड रशिया एट द सेम टाइम, बिकॉज रशिया को आइसोलेट करा गया ग्लोबल। अच्छा पूर्णिमा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत और रूस की जो दोस्ती है वो नया आयाम ले रही है, ऐसे समय पर ट्रंप को तो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया भारत पर 50% का, और फिर वो भारत के लिए उतना फेवरेबल नजर भी नहीं आते हैं। तो ऐसे समय पर उनकी गलती है। आप ये कह रहे हैं कि आज के समय पर तो कम से कम ट्रंप को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी कितना अपॉलॉजी भी इशू कर देना, मेरे ख्याल से देयर विल बी सिचुएशन लाइक दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अमेरिका में टेंशन होगी क्या? ट्रम्प को टेंशन होगी? अब भारत और रूस लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं, सैन्य बेस अब इस्तेमाल कर पाएगा भारत, और ये समझौते, डिफेंस डील बहुत बड़ी डील हो जाती है मैम। तो क्या अब अमेरिका में बेचैनी है, डोनाल्ड ट्रंप में, उनकी कैबिनेट में बेचैनी है क्या? सर्टेनली होगी, आपने पहले देखा है। अब लेकिन अभी ये विजिट के ऊपर कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की, कोई भाषा उल्टी सीधी भाषा उन्होंने नहीं बोला, तो विच इज गुड थिंग फ्रॉम डिप्लोमेसी परस्पेक्टिव। पर डिप्लोमेसी तो पहले ही उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है, तो यहाँ पे कोई डिप्लोमेसी है नहीं अभी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मोदी ने जो रिस्ट्रेंट दिखाया, डिप्लोमेसी दिखाया, एक मैच्योरिटी दिखाया इस सिचुएशन में, ये ग्लोबल, इट्स एन
एग्जाम्पल ऑल्सो, पर ऑन टॉप ऑफ इट ट्रम्प तो यहाँ पे हमेशा नहीं बैठने वाला है ना, उसके पीछे कोई और आने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशन शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर ऐसे इंडिया को ट्रीट करे, देन नो इंडियंस आर गोइंग टू अलाउ इट। नॉट अ सिंगल हिंदू आई नो दैट इज गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट इन अमेरिका। ये लोग तो बोलना भी शुरू कर देगा डुअल लॉयल्टी एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। हमारा तो इंडिया अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के बाद इंडिया की सिटीजनशिप दे देना पड़ता है। हमारा तो डुअल लॉयल्टी है ही नहीं। हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, लेकिन बार बार आपने एक वर्ड सुना होगा, बार बार हमें प्रेशराइज करा जाता है एसिमिलेशन के लिए। इट्स बेसिकली क्रिश्चियन कन्वर्जन एसिमिलेशन की बात कर रहे हैं लोग, एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट इशू फॉर हिंदूज इन अमेरिका। एंड मैं काफी देर से ये बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इंडियन मीडिया चैनल उसको उतना टारगेट नहीं किया, उतना अंडरस्टैंड नहीं किया। उनके लिए ऐसे लग रहा था कि अच्छा ट्रम्प का और मोदी का तो रिलेशन अच्छा है, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट इज। हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियन और आप एब्राहमिक रिलीजन एज ए जनरल आप देख लीजिए, उनके हिसाब से एसिमिलेशन मतलब है कि कन्वर्शन। हम कन्वर्शन, मुझे कन्वर्ट कोई नहीं कर सकता unless I am actually spiritually inclined. So that enlightenment has to happen to me directly through whatever channel or so. But at this point of time, based on whatever I know, I'm not leaving my faith. It doesn't matter what it is. I was born into it. I will keep it as long as I can, as much as I understand. तो ये जो सिचुएशन है, कन्वर्शन का जो सिचुएशन है, ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, इट ऑल्सो शोज अप इन इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियन कन्वर्शन इज बिकम रैम्पेंट, वेदर इट्स नॉर्थ वेस्ट, वेदर इट्स नॉर्थ ईस्ट, वेदर इट्स साउथ। अगर हम इस डिफेंस डील की बात करते हैं, इस दौरे की बात करते हैं, टीपी त्यागी जी का मैं रुक कर रही थी। टीपी त्यागी जी, आपकी मुस्कुराहट और आपके हाव भाव बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं। पुतिन तो भारत आए हैं, साथ ही साथ एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा भी लेकर आए। भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है इस दौरे से। जी, जो चीजें सबके सामने है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में, या न्यूक्लियर सबमरीन, ये चीजों को थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ रखता हूँ। मैं दो ऐसे इशू उठाना चाहता हूँ जो जनरली पॉसिबल है और उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। पहला इशू ये है कि रशिया का तो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान में है ही, दुनिया ने देख लिया। रशिया लाइक्स इंडिया, पुतिन लाइक्स मोदी, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी जी ने, यानी कि इंडिया ने पिछले कुछ समय से इस 3.5-4 साल के दौरान ऐसे कुछ काम किए हैं, जैसे सबसे पहले तो उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ये बताया कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डायलॉग और डेमोक्रेसी का समय है। उन्होंने ये भी बताया कि जो सॉल्यूशंस हैं वो बैटल फील्ड से नहीं निकलते, शांति से निकलते हैं। जब बुचा में नरसंहार हुआ, तब उन्होंने उसकी खुलकर विरोध किया, मजम्मत की, और ये कहा कि इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो रशिया गए तो वो यूक्रेन भी गए, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में क्लियर कट रशिया का साथ नहीं दिया, एब्सेंट रहे। यानी कि इतने सारे एक्शन जो लिए गए और भी बहुत सारे, उससे उन्होंने यूक्रेन का दिल भी जीत लिया। अब जब इंडिया ने यूक्रेन का दिल भी जीत लिया, रशिया का दिल भी जीत लिया, तो यूरोपियन यूनियन और खास तौर से पोलैंड ये कहने लगे कि पुतिन मोदी की बात सुनते हैं और वो ही इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। विद दिस बैकग्राउंड, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि विन विन सिचुएशन में आ जाए? क्या रशिया ये पसंद करेगा कि पीस प्रोसेस का क्रेडिट ट्रंप को मिले? वो चाहेगा कि अगर ये क्रेडिट मिलना ही है तो मेरे दोस्त मोदी को मिलना चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि ये भी हो जाए कि जो पीस नोबेल प्राइज है जिसे ट्रंप साहब लेना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी को मिले
और इसका श्रेय जो है वो मोदी को जाए, ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसी और इसका चीजें। प्रस्ताव पुतिन रख दे तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, एक हाँ बात तो ये, हाँ। और एक दूसरी बात ये कि जो डील वील है ये तो डील चलती रहेंगी, इक्विपमेंट आते रहेंगे। मेन पॉइंट जो है वो कोई भी युद्ध हो या ट्रेड हो, इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमी में रशिया को सैंक्शन और हमें कैट्सा, कैट्सा का मतलब काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मींस कि कोई भी देश जो रशिया से या ईरान से या नॉर्थ कोरिया से सामान खरीदेगा उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर तलवार लटका दी कि भाई हम रशिया से खरीद रहे, कैट्सा लगा सकते हैं, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका से है लोगों को या देशों को, वो सैंक्शंस की है। अब इस सैंक्शंस के डर को खत्म कैसे किया जाए? तो ये बात शुरू तो हो चुकी थी पिछले साल जब ब्रिक्स की मीटिंग रशिया के कदान में हुई थी, लेकिन अब ये आगे बढ़ती नजर आती है। जैसे रशिया का सिस्टम है SPFS, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, जैसे हिंदुस्तान का फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है UPI, या जैसे चाइना का है SPICS, या जैसे ब्राजील का है PIS। यानी कि इन फाइनेंशियल नेशनल प्लेटफॉर्म सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए, ये इंटर ऑपरेबल हो और सारे आपस में एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करें। यानी स्विफ्ट जो SWIFT जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे हम बाहर हो जाए, यानी कि डॉलर की जो दादागिरी है वो खत्म कर दी जाए। ये दिस इज द थिंग which is going to emerge after this meeting। और इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ध्यान करिए, जब पुतिन पिछले साल गए थे चाइना में, तो उन्होंने आते टाइम ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। और टीपी त्यागी जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो जो ट्रम्प है वो तो अपना क्रेडिट ले रहे थे कि भाई मैं हूँ सर्वज्ञाता, मैं ही हूँ जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक गाथा यहाँ पर लिखी जा रही है असली तो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नाउ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रम्प हैज गॉन टू द बुक्स। चूंकि उनके पास पैसा है, चूंकि उनके पास हथियार है, तो लोग बाग थोड़ी बहुत विलिंगनेस दे रहे हैं, मगर वो विलिंग ओबीडियंस नहीं है, वो कंपलसरी जो चीज है, मजबूरी में आदमी कुछ करता है। भाई ये दुनिया है, यहाँ हर काम चलता है तरीके से सलीके से, यहाँ पत्थर को भी लाले गरा कहना ही पड़ता है। न पूछो क्या गुजरती है किसी मजबूर के दिल पर, किसी जब्बे रहम को मेहरबा कहना ही पड़ता है। लीबिया में, इराक में, वेनेजुला में, हर जगह कमजोर देशों को दबाने का काम अमेरिका ने पहले से किया है, और ट्रंप ने आके तो बिल्कुल उसके ऊपर क्लाइमैक्स कर दिए। इस क्रेडिबिलिटी इज गोइंग डाउन। 25 साल से जो हिंदुस्तान ने और अमेरिका के बीच में एक थोड़ी सी तालमेल बनी थी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लिहाजा अब उनकी क्रेडिबिलिटी पूर्णिमा मैम जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो तो इस बात को मान रही हैं कि ऐसे समय पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत तनावपूर्ण करके भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ के बहुत बड़ी गलती की है। कम से कम ऐसे समय पर तो आपको सॉफ्ट बिहेवियर या सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था। पूर्णिमा जी का मैं रुक करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और बार मैं टीपी त्यागी जी आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। ये S-57 को हम कैसे समझें, SU-57 को या S-500 की उस सक्षमता को कितना फायदा भारत को होने वाला है जब जब ये अगर हम युद्धपोत की बात करते हैं, रूस के युद्धपोत भारत का हिस्सा होंगे, 3000 सैनिक भारत में तैनात हो जाएंगे, कितनी बड़ी एक डिफेंस के क्षेत्र में भारत को एक जीत मिलती नजर आती है। भविष्य में क्या लाभ है इसका? ये एक्सीलेंट विन विन सिचुएशन है। देखिए, हमको एक ऐसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है जो एक तो हमारी कमी को पूरा कर सके। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में करीब
42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हमारे पास करीब इस समय 30 है, 12 स्क्वाड्रन की कमी है। ऊपर से हमें ऐसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है जो पूरी तरह से स्टेल्थ हो, यानी कि जो रडार की पकड़ में ना आता हो, छुपा हुआ हो। अब उसमें अमेरिका ने कहा कि हमसे F-35 खरीदिए। हमने कहा साहब हम इस पर डिस्कशन करें, मगर उसका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका जो मेंटेनेंस है वो खुद देंगे, उसके स्पेयर्स वो खुद देंगे। यानी कि हम उनके ऊपर निर्भर हो गए। और क्या मालूम उसके अंदर ऐसी सर्किटरी हो और ऐसे स्पाइस या सीक्रेट चीजें हो जो आके उल्टा किसी समय पे हमको ही नुकसान पहुंचा सके। इसलिए हमने Su-57 को चुना, सुखोई 57 स्टेल्थ 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसलिए पहली बात एक तो उसकी कीमत कम है, और वो कोटिंग बहुत माइन्यूट माइक्रो आयरन स्पीयर से की जाती है। खैर वो स्टेल्थ है। और तीसरी बात ये कि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और उन्होंने कहा कि इसके बाद आप इसे हिंदुस्तान में ही बना सकते हैं। तो ये खूबियों की वजह से Su-57 इज गोइंग टू बी अ गुड डील फॉर अस। दूसरा H-500 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका पैरेलल आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। कारण ये कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो मूविंग रोटेटिंग सैटेलाइट्स है उनको भी ये ध्वस्त कर सकता है, और एक दफा में कई दर्जनों टारगेट्स को एक साथ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ध्वस्त कर सकता है। तो अगर H-500 को हिंदुस्तान और रशिया दोनों मिलकर बनाए, और कल्पना कीजिए उसके साथ में ब्रह्मोस जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया। कारण क्या था? क्योंकि जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे दुनिया में और खास तौर पे चाइना में, वो केवल उन्हीं क्रूज मिसाइल को रोक सकते हैं जिनकी स्पीड मैक 2 तक हो। मैक 2 का मतलब ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तक। अब ये जो हमारी ब्रह्मोस है इसकी रफ्तार है ध्वनि से 3 गुना ज्यादा, लिहाजा वो नहीं रोक पाया। अब कल्पना कीजिए कि इसकी रफ्तार को वो हाइपरसोनिक बना दे, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा, और इसका जो रेंज 300 किलोमीटर था उसको 800 किलोमीटर करते, और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है रशिया और इंडिया का लखनऊ में कुछ समय पहले। यानी कि उसके बाद फिर ब्रह्मोस का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जैसे ब्रह्मोस है ऐसे ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी दूसरे देश के पास है ही नहीं। इसी का तो वो इस्तेमाल करते हैं आर्कटिक के अंदर, इसी का तो वो इस्तेमाल करते हैं अपने पॉजिडॉन में, जिसके लिए वो कहते हैं कि साहब ये एक दफे में 200 फीट ऊंची समुद्र के अंदर सुनामी ला सकता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर वो हिंदुस्तान को देने वाले हैं। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। और अब हिंदुस्तान भी अपने ट्रेड को बैलेंस करने के लिए उनको उनकी ऑयल रिग के लिए इक्विपमेंट और मशीनरी देने का प्लान कर रहा है ताकि थोड़ा ट्रेड बैलेंस हो जाए। आज की तारीख में जो हम उनसे खरीदते हैं वो करीब $69 बिलियन है, और जो वो हमसे खरीदते हैं वो $5 बिलियन है। तो व्यापार तो बहुत ज्यादा है, हाँ। लेकिन एक तरफा है। तो इसे इंक्रीज करने के लिए ये तय किया जाएगा कि हिंदुस्तान से रशिया कौन कौन सी चीजें खरीदे। अब उसमें एग्रीकल्चर के बहुत आइटम्स है वगैरह वगैरह, पर कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि पुतिन का यहाँ आना एक बहुत बेहतरीन डील है और अमेरिका के मुंह पे एक करारा तमाचा है। बिल्कुल। अच्छा पूर्णिमा जी, मैं अब आपका रुख कर लेती हूँ आपके पास आते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्रेडिट टेकर भी हैं बहुत ज़्यादा। चाहे हम युद्ध रुकवाने की बात कर ले तो वो अपना क्रेडिट लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं पर शांति की बात होती है तो फिर वो क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये वो दिखाने का कोशिश कर रहे थे वर्ल्ड में या वैश्विक मंच पर कि देखिए अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अब बाकी देशों की मजबूरी है, आप अमेरिका के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन
पुतिन का भारत आना या इस दोस्ती को आगे बढ़ाना, ये डिफेंस डील होना भारत के लिए, क्या ये दर्शा नहीं रहा है कि भारत जो है वो बाकी देशों के साथ भी अपनी साझेदारी बढ़ाएगा तो अमेरिका को ये गलतफहमी ना रहे, ये गफलत ना रहे कि फिर वो उनके लिए मजबूरी है। अपने दम पर भारत आगे बढ़ रहा है और बिना किसी शर्त के अपनी शर्तों को आगे रख के। देखिए इंडिया क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, हमें कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, एक भी व्हाइट अमेरिकन को फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, इंडिया की भलाई, इंडिया को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना है इंडिया के लिए क्या सही है। और यहाँ के मैं आपको मेंटालिटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस बिकॉज आपने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना पसंद करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम हमारे बिना जी नहीं सकते। I'll tell you what kind of mentality it is. It is exactly the same European colonizational mentality जो हिंदूज के ऊपर रूल किए हैं, उनका रिसोर्सेस चुरा के लेके जाके बाहर की वेस्टर्न कंट्री बिल्ड करे हैं। इट इज द सेम माइंडसेट that basically dictates and thinks that they are the superpower of the world and they can dominate no matter who and उनके डिसीजन फाइनल है और किसी का कोई यहाँ पे आपका टेबल में कोई सीट ही नहीं है। बेसिकली अमेरिका इज द सुपर पावर, अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, अमेरिका डिसाइड्स, अमेरिका डिक्टेट्स, अमेरिका डोमिनेट्स। ये मेंटालिटी जो डोनाल्ड ट्रंप की है, मैं आपको अब थोड़ा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। इसका कहाँ से शुरुआत है? शुरुआत अब ढूंढते ढूंढते वो यूरोप में पहुंचेंगे। आप 100 साल पहले 1900s की बात करें, टेडी रूजवेल्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि अमेरिका इज ए पावरफुल सुप्रीम नेशन। इस हर अमेरिकन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और राइट और ड्यूटी टू प्रोमोट अमेरिकनिज्म एंड ऑल्सो इम्पोज अमेरिकन डिसीजंस एल्सवेयर। ये आप फिर से और एक तो 200 साल पुराना चाहिए, 1823 मोनरो डॉक्ट्रिन। अभी जो वेनेजुएला के ऊपर आपने एक्शंस देख रहे हो, एयर स्पेस बंद कर देना, वहां पे धमकियां देना बार बार, वहां पे रिजीम चेंज की बात करना, वहां पे कहना पॉलिटिकल लीडर को बोल रहा है तुम रिजाइन कर लो। भाई अमेरिका कौन होता है तुम्हें डिक्टेट करने के लिए? कौन सी कंट्री के कौन बैठेंगे, कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है? हमारे कंट्री में तो इलेक्शन इंटरफेरेंस आपको बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन दूसरी कंट्री में जाके आप दादागिरी दिखाते हो। तो ये जब आप देख रहे हो साउथ अमेरिका में जो सिचुएशन आप देख रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन इन 1823। अमेरिका ने बोला कि हेमिस्फीयर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, डोमिनेंस बनाने के लिए मोनरो डॉक्ट्रिन क्रिएट किया था। एंड दिट इज एग्जैक्टली रीड्रेस्ड नाउ टुडे बाय ट्रम्प इन साउथ अमेरिका। हॉन्डुरस ले लीजिए, इक्वाडोर ले लीजिए, एल साल्वाडोर ले लीजिए, अर्जेंटीना ले लीजिए। अर्जेंटीना की जो मिले हैं उसको $40 बिलियन यहाँ से भेजा। पहले बोलते थे कि यूएसए एड नहीं देना, लेकिन दिस इज बिकम फोकस स्ट्रेटेजिक। उनके जो अलाइंड पॉलिटिकली अलाइंड एलाइज है साउथ अमेरिका, उनको पैसा देना। आई मीन दिस इज सच ए हिपोक्रेटिक सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन इन आवर ओन कंट्री। लेकिन मागा को इसको फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प जहां पे भेजना है भेजे। ट्रम्प किसको, जैसे आपको एक आइडिया देती हूँ, जो पुतिन इंडिया आने से पहले पुतिन ने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से मिले, अमेरिका की एनवॉय, यूएस एनवॉय। उस जेरेड कुशनर का क्या पोजीशन है? वो कैबिनेट मेंबर है, वो मिनिस्टर है, वो कांग्रेस पर्सन है, वो डिप्लोमेट है, क्या है वो? लेकिन वो ट्रम्प के दामाद है ना। तो ये चीज तो हम लोग डायनेस्टी का देख के आए इंडिया में। राहुल गांधी बोलिए, गांधी डायनेस्टी बोलिए, XYZ बोलिए, ये जो डायनेस्टिक प्रोपेगेंडा चलती है, नेपोटिज्म चलती है, यहाँ पे अमेरिका में शुरू हो चुका है। और प्रेसिडेंट की बेटा बेटी सब बेसिकली जाके वहां पे बैठ के वहां पोजीशन ले रहा है और डील कर रहे हैं। बिजनेसमैन को भेजा है एक वार बंद करवाने के लिए, वो तो बिजनेस के लिए जाएंगे ना। यही बात जेरेड कुशनर की आती है, गाजा में कितना होटल बना रहे हो, कितने ओशन फ्रंट प्रॉपर्टीज अब बना रहे हो। दिस इज सच ए हॉरिबल वे। लेकिन ट्रम्प तो समय पर यू टर्न भी ले लेते हैं मैम।
पूर्णिमा जी, ट्रंप तो अपना लेकिन मौका वो देखते उसमें हुए, अपना फायदा देखते हुए, अपना बेनिफिट देखते हुए कभी कभी होता है कि यू टर्न ले लेते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं कि अरे साहब मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मेरा मतलब तो ये नहीं था, भारत तो बहुत अच्छा देश है, भारत के साथ तो हम व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने चाहते हैं। आपको लगता है कि अब समय आ गया है, ट्रंप थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगेंगे, यू टर्न जैसे बात, टैरिफ को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि टैरिफ लगाना, भारत को नाराज करना आज के युग में खुद के लिए ही घातक है। लेकिन आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि हाँ ट्रम्प साहब ने मुंह मोड़ लेंगे और हाँ अच्छा बिहेव करने लग जाएगा। इंडिया जैसे कंट्री, और इट्स नॉट हाँ। जस्ट इंडिया एट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर कंट्रीज, जिसको इंसल्ट किया गया है, जिसको ट्रैश किया गया है, जिसको विशेषली ट्रीट किया गया है, उनके लीडर्स को, उनके मन में भी ये सोचना कभी ना कभी आएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए ये जो डील्स होती है ना, ये लीडर टू लीडर एक रिलेशनशिप बनती है। आप पुतिन और मोदी को देख लीजिए, पहले ट्रम्प और मोदी को बोल दीजिए, देख लीजिए जो हाँ 2019 में आए थे ह्यूस्टन, हाँ हाउडी मोदी में, कितना एक वार्म हाँ एक रिलेशनशिप था। बिल्कुल। हमारा होप भी था कि यहाँ पे रिलेशन अच्छा होगा, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा होगा। मोदी वॉज द गेट, मोदी वॉज द ब्रिज। बिकॉज ये तो सिर्फ हमारे यहाँ पे 1% हिंदूज की बात नहीं कर रहे, हम 1.25 बिलियन पीपल एक्चुअली बिलीव्ड दैट इंडिया के साथ अमेरिका का रिश्ता अभी बहुत जोरदार आगे बढ़ेगी, लेकिन ट्रंप ने आके उसमें डैम्पन कर दिया। लेकिन ये आप सोचो सोचो मत कि सडनली अमेरिका और ट्रंप साहब ने बोल देंगे कि वो इंडिया के साथ बिजनेस करें। ये जो डिस्ट्रस्ट एक बन चुका है ना, इट विल टेक सम टाइम टू रीबिल्ड इट। लेकिन आई एम होपफुल दैट इंडिया और यूएस का जो एक रिलेशनशिप है, न्यू लीडर आएंगे तो उसको वापस चेंज कर सकते हैं। लेकिन ट्रम्प के साथ इनके टर्म में ये चेंज होने वाला है, आई डाउट इट, बिकॉज ही रियली अच्छा पुश्ड द पूर्णिमा जी, ये इंडियन स्पेशल एंड पीपल। प्रिविलेज ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा तो जो था वो रूस और भारत के रिश्ते को दिया गया था। अब 25 साल इस साझेदारी को हो रहे हैं, आने वाले भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया का, खास तौर पर अगर हम ट्रेड के या इकोनॉमिक फोरम पर देखें या डिफेंस के क्षेत्र में देखें, कहाँ पर आप आने वाले समय में, और 2030 तक ही, ज़्यादा दूर नहीं मैं पूछूंगी, आने वाले 5 सालों में आप भारत को इस डील के बाद, इस दौरे के बाद कहाँ देखती हैं? देखिए, मैं मेरे पर्सनल हिसाब से, मैं जो हाँ एनालिसिस करती हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ऑल्सो। देखिए, रशिया आइसोलेटेड हो चुके हैं और उनका कोई दोस्त अभी बचा नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पावर, ऑल्सो बिकमिंग ऑन द वे टू बिकम ए सुपर पावर। एंड इंडिया को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो। यही बात अमेरिका को समझ नहीं आया, ये बड़ी जाके वहां बात पे आपने दादा। कही है कि इंडिया को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो। टीपी त्यागी जी, इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इकोनॉमिक फोकस की बात करें, ट्रेड फोकस की बात करें, तो इस लिहाज से भी बहुत बड़ी डील आज होने वाली है। इस लिहाज में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से भी बड़ी डील होने वाली है, डिफेंस के हिसाब से भी बड़ी डील होने वाली है, और एक डील जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका था, उसके ऊपर मोहर लगने वाली है। ये कैसे शुरू हो गया था, मैं आपको यह बताता हूं कि जब रशिया के प्रेसिडेंट चाइना गए थे, तो उन्होंने निकलते टाइम ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, मींस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो जब कजान में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि अरे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर इंडिया के तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आप अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तुरंत डाइल्यूट करो। तो 24 घंटे पहले उस मीटिंग से रेपसांग और ड्रेमचौक के जो बॉर्डर इश्यूज थे वो डाइल्यूट किए गए। एक तरफ तो ये बात, और दूसरी तरफ हमारा जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है उनको ऐसे इंटीग्रेट करना कि वो अमेरिका के स्विफ्ट से अलग हो जाए, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखाई दे रहा है। और ये किसके खिलाफ है? ये अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया आ चुकी है। अब हमें एक चीज को याद करने की जरूरत है। 1945 में जब जून के महीने में यूनाइटेड नेशंस चार्टर लिखा गया था, तब हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। उन्होंने ये कहा था रूजवेल्ट से और चर्चिल से कि आप ये जो वीटो पावर है, इस वीटो पावर को खत्म करो, और अगर खत्म नहीं करते हो तो 10 साल के बाद
यानी कि 10वें साल में इसको सिंपल मेजोरिटी से हटाया जाएगा। वो अपनी बात पे अड़ गए, लिहाजा यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109, आई रिपीट 109 के अंदर ये कर दिया गया कि हाँ, वीटो पावर को 10वें साल में समीक्षा की जाएगी और उसको सिंपल मेजोरिटी से हटा दिया जाएगा। मगर ऐसा आज तक नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द इंसिस्टेंस ऑफ अमेरिका। नाउ देयर इज अ टाइम, क्योंकि सारी दुनिया इस समय अमेरिका से परेशान है, जहां भी कहीं लड़ाई हुई है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका। जब दो देशों में कोई मन मुटाव होता है तो वहां अमेरिका का आदमी जाता है, उन्हें समझाता है, समझाने के बाद उनमें मारपीट शुरू होती है, गाली गलौज, उसके बाद गोली चलना, फिर हथियार की जरूरत, हथियार उसे अमेरिका से मिलते हैं, लिहाजा अमेरिका की जो तिजोरी है बढ़ती रहती है। आपको मालूम है 61 लाख करोड़ रुपए के हथियार पिछले साल बिके हैं और जिसमें से आधे से ज्यादा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और अन्य कंपनियों के हैं। तो चूंकि पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, लिहाजा अब हिंदुस्तान ये तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ये काम भी करे कि वो जो क्लॉज नंबर 109 है उसके अंतर्गत वीटो पावर खत्म की समीक्षा की जाए। में हाँ कहेंगे तो दिस इज द टाइम इंडिया शुड टेक द लीड। वैसे भी तो हिंदुस्तान एक लीडर ही है। और एक कल्पना करो, हमारे पास 145 करोड़ लोग, रशिया के पास कितने हैं जी? 15 करोड़। और अमेरिका के पास कितने हैं? 35 करोड़। और यूरोप में कितने हैं? 65 करोड़। अब वो 65 करोड़ लोग यूरोप के मदद मांगते हैं 35 करोड़ वाले अमेरिका से, किसके खिलाफ? 15 करोड़ वाले रशिया के। लिहाजा हमको समझ लेना चाहिए कि ताकत नंबरों में नहीं होती, ताकत आदमी में, आदमी के विचारों में। और तो वो ताकत हमको पैदा करनी है और उसे पैदा करने का हमारे पास और उन फैसलों में भी वो ताकत होती है जो अब भारत जो है वो अपने दम पर अपनी शर्तों के साथ ले रहा है और जिस तरीके से अपने फैसलों के तहत वो रूस के साथ अपनी दोस्ती को एक नए आयाम तक पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। पूर्णिमा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, टीपी त्यागी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।